हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 12 गुजरात बोर्ड विषय अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स का पाठ नंबर 11, जिसका नाम है भारतीय अर्थतंत्र में नई समस्याएं। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, एक समय था हमारा भारत का अर्थतंत्र था वह पुराना था। अभी भारत का वर्तमान अर्थतंत्र है 1991 में जो आर्थिक सुधार आया था उसके बाद का अर्थतंत्र अर्थात वर्तमान अर्थतंत्र। और 1991 के आर्थिक सुधार के बाद वर्तमान अर्थतंत्र में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उसके बारे में इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे। ओके, तो सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम प्रस्तावना जानते हैं। 1991 में जो बड़े आर्थिक परिवर्तन किए गए वे परिवर्तन आर्थिक सुधार के रूप में जाने जाते हैं। सिंपल सी बात है विद्यार्थी मित्रों, 1991 में जो सुधार किया गया उस सुधार का नाम था आर्थिक सुधार। और आर्थिक सुधार के अंतर्गत वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण, ये 3 फैक्टर्स आए। ठीक है, और इन तीनों से देश में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 1991 के आर्थिक सुधार के बाद पूरे देश में बहुत ही बड़ा परिवर्तन हुआ। हम इस प्रकरण में देश के आर्थिक विकास या समृद्धि के साथ साथ संबंधित 3 अलग अलग क्षेत्रों में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, इस चैप्टर में हम 1991 में आर्थिक सुधार अपनाया गया उसके बाद हमारे देश के वर्तमान अर्थतंत्र में कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसमें जो पहली नंबर समस्या है वो है स्थानांतरण, दूसरा नंबर है शहरीकरण और तीसरे नंबर में विद्यार्थी मित्रों आंतरिक ढांचागत सेवा या सुविधाओं का समावेश होता है। अर्थात 1991 के आर्थिक सुधार के बाद जो समस्याएं हमारे वर्तमान अर्थतंत्र में उत्पन्न हुई वह समस्या में पहला नंबर है स्थानांतरण, दूसरा नंबर है शहरीकरण और तीसरा नंबर विद्यार्थी मित्रों आंतरिक ढांचागत सेवा, राइट, या सुविधाओं का समावेश होता है। तो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपके सामने है, सबसे पहला हमारा टॉपिक है स्थानांतरण का अर्थ बताइए। ओके, सबसे पहला टॉपिक है स्थानांतरण का अर्थ बताइए। तो स्थानांतरण क्या है विद्यार्थी मित्रों जानते हैं। यदि व्यक्ति अपने देश से दूर किसी दूसरे देश में नौकरी, व्यवसाय, धंधा या अधिक ऊंचा जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए आजीवन वहीं निवास करे तो उसे स्थानांतरण कहा जाता है विद्यार्थी मित्रों। तो विद्यार्थी मित्रों, स्थानांतरण का मतलब यही है, कोई भी व्यक्ति अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में नौकरी करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, धंधा करने के लिए या अच्छा लाइफ स्टाइल, अच्छा जीवन स्तर जीने के लिए दूसरे जगह पर, दूसरे देश में जाए और आजीवन वहीं पर रहे, ऐसे स्थानांतरण कहते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि व्यक्ति किस लिए जाएगा। व्यक्ति नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, धंधा के लिए और अधिक ऊंचा जीवन स्तर जीने के लिए एक देश से दूसरे देश में पलायन करेगा, वही होता है स्थानांतरण। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब परिभाषा का अभ्यास करने पर कहा जा सकता है कि स्थानांतरण मतलब देश या विदेश में लंबे समय के लिए होता है। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, स्थानांतरण जो होता है चाहे वह देश में हो चाहे वह विदेश में हो, देश के लोग विदेश में जाए या विदेश के लोग अपने देश में आए, जहाँ भी जाएंगे तो लंबे समय के लिए वहाँ पे आवास करेंगे। ठीक है, फिर स्थानांतरण नौकरी के लिए होता है, व्यवसाय के लिए होता है, धंधे के लिए होता है या अधिक जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए होता है। तो स्थानांतरण किसके लिए होता है मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब जानेंगे हम विद्यार्थी मित्रों स्थानांतरण के प्रकार। तो स्थानांतरण के प्रकार को हम समझते हैं। स्थानांतरण के मुख्य 2 प्रकार हैं,
स्थान आधारित स्थानांतरण और दूसरा कारण आधारित स्थानांतरण। अब स्थान आधारित स्थानांतरण में एक होता है आंतरिक स्थानांतरण, दूसरा होता है अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण, और कारण में होता है आकर्षक स्थानांतरण और अपाकर्षक स्थानांतरण। अब एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। चलो ठीक है, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्थान आधारित स्थानांतरण। अब स्थान आधारित स्थानांतरण मतलब किसी भी देश की भौगोलिक सीमा स्थान आधारित स्थानांतरण को मुख्य दो विभागों में बांटा गया है। अर्थात स्थान आधारित स्थानांतरण अर्थात जिसमें स्थानांतरण होता है, स्थान बदलता है, और दो प्रकार के स्थानांतरण है, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय। सिंपल सी बात है, हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा है उसके अंदर रहोगे और यहाँ से वहाँ जाओगे तो आंतरिक स्थानांतरण, और देश की भौगोलिक सीमा को छोड़ के दूसरे देश में जाते हो तो वह है अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण। लेकिन दोनों में स्थान ही है, देश के अंदर रहोगे तो भी स्थान है और देश के बाहर जाते हो तो वो भी स्थान ही है। अब इसमें सबसे पहला नंबर है आंतरिक स्थानांतरण। तो आंतरिक स्थानांतरण क्या होता है? देश की भौगोलिक सीमा के अंदर व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए, ऐसे स्थानांतरण को आंतरिक स्थानांतरण कहते हैं। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, देश की भौगोलिक सीमा के अंदर अर्थात अपने देश के अंदर ही एक जगह से दूसरे जगह पर जाओगे। जैसे अपने देश के अंदर गुजरात से महाराष्ट्र जाओ, महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जाओ, उत्तर प्रदेश से राजस्थान जाओ, तो ये सब कौन सा स्थानांतरण है? आंतरिक, क्योंकि ये देश की सीमा के अंदर हो रहा है। जैसे उदाहरण में आप समझो, गुजरात राज्य से देश के अन्य किसी राज्य या शहर में जाकर निवास करोगे तो उस स्थानांतरण को कौन सा स्थानांतरण बोलेंगे हम? आंतरिक, क्योंकि गुजरात राज्य हमारे भारत में है और किसी दूसरे राज्य में भी जाओगे तो वह भारत के अंदर ही है, ठीक है। अथवा देश के अन्य किसी भाग के लोग गुजरात में आकर निवास करें तो उसे भी आंतरिक स्थानांतरण कहेंगे। सिंपल सी बात है, देश का कोई भी भाग देश में ही होगा और कोई भी भाग के लोग गुजरात में आए तो गुजरात भी देश में ही है, तो ये भी है आंतरिक स्थानांतरण। ओके विद्यार्थी मित्रों, समझ में आ गया आपको? उसके बाद जो हमारा है अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण। अब अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण क्या है ये जानते हैं। तो एक देश से दूसरे देश में होने वाला स्थानांतरण को अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण कहते हैं। अर्थात इसमें एक देश से दूसरे देश में, अर्थात देश की भौगोलिक सीमा के बाहर। जैसे कि उदाहरण में हम समझेंगे कि गुजरात या भारत के किसी भी राज्य में से अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे देश में नौकरी के लिए, धंधा के लिए, व्यवसाय के लिए जाता है तो उससे वहाँ पर आजीवन रहेगा जाकर, उसे अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण कहते हैं। गुजरात राज्य की भारत का कोई भी राज्य, भारत के कोई भी कोने से कोई भी व्यक्ति भारत को छोड़ के किसी दूसरे देश में जाए, अर्थात भारत देश को ही पार कर जाए, भारत की भौगोलिक सीमा को ही पार कर जाए और वहाँ पर दूसरे देश में जाके नौकरी करे, धंधा करे, व्यवसाय करे या तो अच्छा जीवन स्तर जिए, तो उसे हम कौन सा स्थानांतरण बोलेंगे भाई? तो अंतरराष्ट्रीय बोलेंगे। अथवा विश्व के किसी भी देश के लोग भारत में आकर निवास करें, उसे भी अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण कहेंगे। सिंपल सी बात है, विश्व का कोई भी देश के लोग भारत में आए या भारत विश्व के किसी भी देश में, भारत का लोग, भारत के कोई भी व्यक्ति विश्व के किसी भी देश में जाए तो वह समझ में आया ना, अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण होगा। अब स्थान आधारित स्थानांतरण हो गया। अब टॉपिक चेंज, अब है हमारा कारण आधारित स्थानांतरण। अब कारण आधारित स्थानांतरण के मुख्य दो प्रकार हैं। पहला नंबर है आकर्षक और दूसरा नंबर है अपाकर्षक। आकर्षक का मतलब है अट्रैक्शन और अपाकर्षक यानी रिपल्सन। अट्रैक्शन यानी आप कुछ देख के आपको वहाँ पर कुछ अच्छा लगा इसलिए आ रहे हो। अपाकर्षक मतलब जहाँ रह रहे हो सब कुछ अच्छा है लेकिन कुछ कारण ऐसा है जिसकी वजह से आपको उस अच्छे जगह को भी छोड़कर दूसरे जगह पर जाना पड़ता है, मजबूर हो जाते हो भाई, ठीक है। देखते हैं, समझते हो तो समझ में आएगा। आकर्षक स्थानांतरण क्या है जानते हैं। यदि व्यक्ति किसी भी कारण से विविध सुविधाओं, शहरी जीवन शैली से आकर्षित होकर अपने मूल वतन से दूर जाकर निवास करे तो उसे बोलेंगे आकर्षक स्थानांतरण। सिंपल सी बात है, व्यक्ति को दिखाई दे रही है कि वहां पर ढेर सारी सुविधा है, व्यक्ति को दिखाई दे रही है कि हम तो गांव में रहते हैं, वो तो शहर है, वहां पर लोग अच्छे से जीवन जीते हैं, तो व्यक्ति जहां पे रहता है उस जगह
पे उसे ऐसा बहुत कुछ है जो नहीं मिल रहा है, जो किसी दूसरे जगह पे उसे मिल रहा है, तो व्यक्ति उसके प्रति आकर्षित होकर अपने ही मूल वतन को, अपने ही जगह को छोड़कर उस जगह पर चला जाएगा। ऐसे स्थानांतरण को आकर्षक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे उदाहरण समझो, गांव से शहरों गांव से शहरों की ओर होने वाला स्थानांतरण। जैसे गांव से लोग शहर में क्यों आते हैं, गांव के लोग शहर में क्यों आते हैं, तो गांव के लोग शहर में इसलिए आते हैं कि शहर में मौज शौक, शहर में हर सुविधा, शहर में अच्छे खासे स्कूल, अच्छे खासे कॉलेजेस, अच्छे खासे सिनेमा थिएटर, 24 घंटे बिजली की सुविधा, स्टेडियम स्टेडियम मस्त एकदम मजा आ जाता है ऐसा। तो गांव के लोग शहर में इसलिए आते हैं आकर्षक होके, क्योंकि गांव की अपेक्षा शहरों में ऊंचा जीवन स्तर है, अच्छा शिक्षा है, रोजगार के अवसर गांव में कम मिलेंगे, शहर में ज्यादा मिलेगा, धंधे के विशाल अवसर भी शहर में मिलेंगे। इसीलिए लोग आकर्षित होकर गांव के लोग शहरों में आजीवन रहने के लिए आते हैं, और ऐसे स्थानांतरण को हम आकर्षक स्थानांतरण कहते हैं विद्यार्थी मित्रों। उसके बाद क्या है हमारा अपाकर्षक स्थानांतरण। अब अपाकर्षक में क्या है, यदि ग्रामीण विस्तारों में रहने वाले लोगों का धंधा, व्यवसाय या नौकरी के अवसर अपने गांव में न हो तो वे अनिवार्य रूप से शहरों की ओर आकर्षित होते हैं। अर्थात व्यक्ति जिस गांव में रह रहा है उस गांव में अच्छा धंधा नहीं है, उस गांव में व्यवसाय नहीं है, उस गांव में नौकरी नहीं मिल रहा है, तो मजबूरन उसको अपने गांव को छोड़ के शहरों की तरफ ये सब चीजें प्राप्त करने के लिए उसे आना पड़ता है, और इसे बोलते हैं अपाकर्षक स्थानांतरण। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है अपना गांव छोड़ के शहर की तरफ जाए, लेकिन जब गांव में कुछ नहीं है तो उसकी मजबूरी हो जाती है उसे छोड़ना। ठीक है, उदाहरण उदाहरण गांव में रहने वाले लोगों के पास धंधा, व्यवसाय या नौकरी ना होने के कारण वह शहरों में आकर निवास करते हैं, जिसे अपाकर्षक स्थानांतरण कहते हैं। समझ में आ गया आपको? आगे हमारा टॉपिक चेंज हुआ। अब हमारा टॉपिक है स्थानांतरण के कारणों का विस्तार पूर्वक चर्चा करो। स्थानांतरण के कारण पढ़ेंगे विद्यार्थी मित्रों। तो स्थानांतरण के मुख्य 4 कारण है। स्थानांतरण के मुख्य कितने कारण है? 4, जिसमें से पहला नंबर है आर्थिक कारण, दूसरा नंबर सामाजिक कारण, तीसरा नंबर राजकीय कारण, और चौथा नंबर प्राकृतिक समस्या। तो स्थानांतरण के मुख्य 4 कारण है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्थिक कारण। आर्थिक कारण कौन सा है? तो ऐसे कारण जिसका संबंध पैसों के साथ होता है, जैसे नौकरी, व्यवसाय या धंधा के लिए। नौकरी, व्यवसाय, धंधा में क्या प्राप्त करेंगे? पैसा। तबादला अर्थात स्थानांतरण हो जाए। प्राकृतिक संपत्ति का प्रमाण अर्थात अच्छा है, ज्यादा है तो रह रहे हो, कम हो जा रहा है तो प्रदूषण हो रहा है तो हट रहे हो। उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करना, अच्छी खासी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो करोगे स्थानांतरण। अत्याधुनिक आरोग्य विषयक सुविधा प्राप्त करना चाहते हो, हॉस्पिटल अच्छा हो, तुरंत 108 को फोन लगाओ 108 आ जाए, अच्छा खासे डॉक्टर हो, ऐसा कुछ। और एक होता है आयोजित स्थानांतरण, मतलब पहले से प्री प्लानिंग होता है कि हम ऐसा जब हम मतलब ये समय आएगा तो हम लोग मिलेंगे, यहाँ जाएंगे। जैसे बोलते हैं शादी विवाह, एक परिवार के लोग स्थानांतरण नहीं करते थे, शादी हुई लड़के की, नवी बहुरानी आई तो फिर दिक्कत परेशानी हुआ तो स्थानांतरण हो भी सकता है। ठीक है, तो ये थे आर्थिक कारण। ठीक है, अब आर्थिक कारण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नौकरी, व्यवसाय या धंधा। कैसे? यदि व्यक्ति नौकरी, व्यवसाय या धंधा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए, ठीक है, तो उसे कौन सा स्थानांतरण बोलेंगे? ये स्थानांतरण के कारण है, हम पढ़ रहे हैं स्थानांतरण के कारण। वो भी स्थानांतरण के कौन से कारण पढ़ रहे हैं? आर्थिक कारण। तो नौकरी, व्यवसाय या धंधा ये आर्थिक कारण है, क्योंकि इसमें लोग अपना आर्थिक हित देखते हैं, लोग इसमें पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक है, तो नौकरी, व्यवसाय, धंधा में क्या होगा? व्यक्ति नौकरी, व्यवसाय, धंधा के लिए एक जगह से दूसरी जगह भी जाए। ठीक है, तबादला मतलब होता है स्थानांतरण। यदि व्यक्ति एक जगह पर नौकरी कर रहा हो और उसका तबादला दूसरी जगह पर हो जाए, दूसरे स्थान पर हो जाए, तो उसे वह स्थान छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ये भी आर्थिक कारण। प्राकृतिक संपत्ति का प्रमाण।
यदि किसी एक जगह पर प्राकृतिक संपत्ति ज्यादा प्रमाण में है परंतु उस स्थान पर जनसंख्या बहुत कम हो तो उस स्थान पर होने वाला स्थानांतरण, अर्थात कोई ऐसा जगह जहां पे प्राकृतिक संपत्ति बहुत सारा है, वहां का पर्यावरण बहुत अच्छा है, वहां की जो मानसून है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पे जनसंख्या बहुत कम है, इस वजह से भी आप उस जगह को छोड़ सकते हो, अच्छा खासी जगह को भी। उदाहरण, सोने हीरे की खान, खनिज संपत्ति, पेट्रोलियम पैदाश इत्यादि के शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए विविध प्रकार के कौशल, मानव के श्रम की बड़े पैमाने पर आवश्यकता पड़ती है, तब वह अपना मूल वतन छोड़कर इन जगहों पर निवास करते हैं। और प्राकृतिक संपत्ति के प्रमाण में उदाहरण यही है कि जहाँ पर सोने हीरे की खान हो, जहाँ पर खनिज संपत्ति हो, जहाँ पे पेट्रोलियम हो, जहाँ पर पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जा रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पर ये सब को हीरे और सोने की खान में हीरा सोना निकालना, हीरे को खींचना, खनिज संपत्ति को किस तरह से निकालना है, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण कैसे करना है, इन सब चीज़ के लिए कौशल वाले व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे कौशल वाले व्यक्ति अपने मूल वतन को छोड़ के उस जगह पे जाते हैं काम धंधा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। फिर है उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करना। व्यक्ति को अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा हो तो वह अपने वतन से दूर जाकर स्थानांतरण करता है, जो आगे जाकर अस्थायी स्वरूप भी धारण कर लेता है। गांव का लड़का है, उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करना है तो गांव को छोड़ के शहर में आएगा, शहर में उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, वहीं पे नौकरी करने लगेगा, वहीं पे कमाने लगेगा और लास्ट में अपने परिवार को भी शहर में बुला लेगा, ठीक है। उसके बाद है अत्याधुनिक आरोग्य विषयक सुविधाएं प्राप्त करना। अत्याधुनिक आरोग्य विषयक सुविधाएं प्राप्त करना, व्यक्ति को अगर आरोग्य विषयक सुविधाएं पर्याप्त प्रमाण में अपने वतन में उपलब्ध न हो तो इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए वह स्थानांतरण करता है। यानी व्यक्ति जहाँ पे रह रहा हो वहाँ पर आरोग्य विषयक सुविधाएं नहीं, आरोग्य मतलब स्वास्थ्य से संबंधित हॉस्पिटल्स, अच्छे डॉक्टर्स, ये सब चीज़, एम्बुलेंस फैसिलिटी, अगर उस जगह पर जिस जगह पे व्यक्ति रह रहा है उस जगह पर ऐसी फैसिलिटी अच्छी खासी नहीं है तो वह अपने उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह पर जरूर जाएगा जहाँ पर आरोग्य विषयक सुविधाएं हो, ठीक है। उसके बाद है लास्ट नंबर, आयोजित स्थानांतरण। कई बार परिवार का एक सदस्य आयोजन बनाकर परिवार के एक या एक से अधिक सदस्यों को आर्थिक प्रवृत्ति के लिए वतन से दूर भेजे तो उसे आयोजित स्थानांतरण कहते हैं। परिवार है भैया, पापा मम्मी रह रहे हैं, 4-5 लड़के रह रहे हैं, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा है, फिर अचानक पापा ने प्लानिंग बनाया कि एक लड़का गांव में रहेगा, बाकी मेरे साथ 3 लड़के शहर में चलेंगे, हम लोग मिलके वहाँ पे कमाएंगे। तो अच्छा खासा परिवार था, अब मम्मी और एक लड़का गाँव, बाकी 3 लड़के और पापा कहाँ चले गए, शहर में कमाने लगे, फिर आने का नाम ही नहीं लेंगे, कमाने धमाने लगेंगे, वहीं पे मकान वकान लेके सेट हो जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि गांव में जो 2 लोग हैं ना उनको भी कहाँ बुला लेंगे, शहर में बुला लेंगे। इसे बोलते हैं आयोजित स्थानांतरण, ठीक है। आर्थिक कारण हमारा हो गया पूरा। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में पहला नंबर है विवाह, दूसरा नंबर है समाज के कुरिवाजों से मुक्ति पाना। पढ़ते हैं, समझते हैं। विवाह भी स्थानांतरण का कारण बनता है, कैसे? विवाह होने के बाद स्त्री अपना मूल स्थान छोड़कर विवाह के स्थान पर अस्थायी निवास करती है। इस प्रकार का स्थानांतरण सामाजिक स्थानांतरण कहा जा सकता है। जैसे एक लड़की है, वह लड़की अपने माता पिता के साथ रहती है, एक निश्चित उम्र के बाद उसके माता पिता उसकी शादी कर देते हैं, जिससे लड़की लाइफ टाइम आजीवन अपने उस माता पिता को छोड़ के दूसरे माता पिता के घर पे जाती है। और ये भी एक स्थानांतरण ही है, सामाजिक स्थानांतरण। किसकी वजह से हुआ? विवाह की वजह से। फिर समाज में कुरिवाजों से मुक्ति पाना, ठीक है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में समाज की कुप्रथाएं, रीति रिवाज देखने को मिलते हैं, जिससे युवा पीढ़ी परेशान होकर शहरों में आकर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि शहरों में खुले विचार वाले तथा आधुनिक जीवन शैली वाले लोग होते हैं। आज भी बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में कुप्रथाएं, रीति रिवाज, जैसे दूध पीती प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, ये सब प्रथाएं चलती हैं। और साथ ही साथ
पुराने जमाने की विचारधारा आज भी गांव में चलती है। और आज की युवा पीढ़ी एडवांस पीढ़ी है, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अलग अलग प्रकार के वर्तमान एप्लीकेशनों का उपयोग करती है, नवी विचारधारा के साथ जिंदगी जीना चाहती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की विचारधारा आज भी, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों की विचारधाराएं बहुत पुरानी है, वहाँ के रीति रिवाज बहुत गलत हैं। तो उन रीति रिवाजों से, उन समस्याओं से युवा पीढ़ी मुक्ति पाने के लिए मजबूर होकर शहर में एक अच्छा जीवन जीने के लिए, आधुनिक विचारधारा वाली जीवन जीने के लिए शहरों की तरफ आते हैं। ठीक है, अब जो हमारा कार्ड है राजकीय कारण, ठीक है, आर्थिक कार्ड मैंने बता दिया आपको, आर्थिक कार्ड के बाद सामाजिक कार्ड बताया, अब है राजकीय कार्ड। राजकीय कार्ड में क्या है? युद्ध और अशांति, फिर घर्षण के निवारण हेतु। युद्ध और अशांति के बारे में पढ़ते समझते हैं। जहां बार बार अशांत माहौल में युद्ध की स्थिति लगातार बनी रहती हो, अर्थात ऐसा जगह जहां पे बार बार झगड़े होते हो, और झगड़ा नहीं भी हो रहा हो तो भी लोग ऐसा सोचते कि झगड़ा होगा ही होगा, और वहां के लोग डर के माहौल में जीने के लिए मजबूर हो, ऐसे लोग सुरक्षित एवं शांत विस्तार में रहना पसंद करते हैं। इसीलिए वह शांत जगह पर स्थानांतरण करते हैं। जैसे यूपी का संबलपुर जिला, वहाँ पर मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं, हिंदू बहुत कम है, और मुसलमान हमेशा झगड़े करते रहते हैं। तो कितने हिंदू परिवार संबलपुर को छोड़ के दूसरे जगह पर पलायन करे, स्थानांतरण करे। वो नहीं चाहते हैं मैं ऐसे जगह पे रहूं जहाँ पर बार बार झगड़े मारपीट होते रहे। ठीक है, ये है युद्ध और अशांति। ठीक, उसके बाद है घर्षण के निवारण हेतु। घर्षण के निवारण हेतु, जहां बार बार दंगा होता हो, फसाद होता हो, घर्षण के कारण लगातार अशांत माहौल रहता हो, वहां के लोग शांत विस्तारों में रहना चाहते हैं और स्थानांतरण करते हैं। घर्षण का मतलब है चोरी, लूट, मार, डकैती, मर्डर। ऐसा जिस जगह पर होता है उस जगह के लोग उस जगह को छोड़ के, भले से वहां पर सब फैसिलिटी उनको मिलती है अच्छी खासी, फिर भी इस घर्षण के निवारण हेतु, इस घर्षण से छुटकारा पाने हेतु अपने साथ अपने परिवार को लेकर दूसरी जगह पर स्थानांतरण करते हैं। फिर प्राकृतिक आपत्ति या पर्यावरण आधारित परिबल जानो। प्राकृतिक आपत्ति जैसे कि अकाल आना, भूकंप आना, ज्वालामुखी जैसे अनेक प्राकृतिक आपत्ति से लोग बचने के लिए स्थानांतरण करते हैं। अर्थात आप ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पर सूखा पड़ता हो, बरसात ना आता हो, भूकंप बार बार आता हो, ज्वालामुखी फूटती हो, ऐसे आपदाएं आती हो, बाढ़ आता हो, तो आप क्या करोगे? उस जगह को छोड़ के कहाँ दूसरे जगह पर सुरक्षित जगह पे जाओगे, क्योंकि इन प्राकृतिक आपदाओं से बार बार आपकी संपत्ति क्या होती है? नष्ट होती है, और उसे फिर से पुनर्निर्मित करने में बहुत ज़्यादा खर्च होता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति ऐसे जगह को छोड़कर ही जाना उचित समझते हैं। तो अभी तो आपने स्थानांतरण की कार्ड जाना। अब हमारा टॉपिक है स्थानांतरण की सकारात्मक असरें। कौन सी असरें? सकारात्मक। अब स्थानांतरण की सकारात्मक असरें क्या है? अभी आपने जो पढ़ा, ये क्या था टॉपिक हमारा? स्थानांतरण के 4 कारण, ये आपने पढ़ा। फिर पढ़ेंगे हम स्थानांतरण की सकारात्मक असर। पहला नंबर है आय में वृद्धि, दूसरा नंबर है देश के तीव्र आर्थिक विकास में योगदान। अर्थात स्थानांतरण से आय में वृद्धि होती है, लोग दूसरे जगह पर नौकरी धंधा करने जाएंगे तो आय तो बढ़ेगा ही, और देश में तीव्र आर्थिक विकास भी होता है, ऐसा समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है आय में वृद्धि। स्थानांतरण का मुख्य उद्देश्य आय सर्जन और आय में वृद्धि करना है। अर्थात व्यक्ति अगर स्थानांतरण करता है तो नौकरी पाने के लिए, धंधा करने के लिए, रोजगार पाने के लिए, और इन सब तीनों चीज़ों में व्यक्ति को पैसा मिलता है, व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है, आय का सर्जन होता है। जो लोग गांव छोड़कर शहरों में कमाने के लिए जाते हैं, वे अपनी आय का कुछ भाग वतन में रहने वाले परिवार को भेजते हैं,
उस आय से गांव में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होता है। ये भी अच्छी चीज़ है कि बंदा गांव छोड़कर शहर में गया, शहर में काम पाया, शहर में रोजगार प्राप्त कर रहा है और अपना भी बचत करता है, अपना भी जीवन जीता है और रोजगार का थोड़ा बहुत हिस्सा गांव में रहने वाले लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए भेजता है, जिससे गांव का भी जीवन स्तर सुधरता है। ठीक है, इससे गांव में रहने वाले लोगों के आय में भी वृद्धि होती है, वो भी बचत करते हैं। ठीक, उसका कुछ भाग वह कृषि में भी लगाते हैं, अर्थात शहर में जो भी व्यक्ति जाता है कमाने के लिए और कमाकर अपने परिवार को गांव में पैसा भेजता है, तो गांव वाले उस पैसे से अपना गुजारा भी करते हैं, साथ ही साथ वो थोड़ा बहुत उसमें से बचत भी करते हैं, साथ ही साथ उसमें से थोड़ा बहुत पैसा कृषि में भी लगाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि में पूंजी निवेश बढ़ने से कृषि का उत्पादन शक्ति भी बढ़ता है। तो अच्छी चीज़ है स्थानांतरण का, ये आय में वृद्धि का टॉपिक। ठीक है, उसकी बात क्या है कि देश के तीव्र आर्थिक विकास में योगदान, अर्थात स्थानांतरण होने से हमारे देश में काफ़ी तेजी से विकास हो रहा है। कैसे? जब देश की जनसंख्या अन्य देशों में स्थानांतरण करती है, एक देश की जनसंख्या दूसरे देश में जाती है, तब ऐसे लोग अपनी आय का कुछ हिस्सा वतन में रहने वाले अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भेजते हैं, साथ ही साथ देश में धंधा, व्यापार, उद्योग में भी पूंजी निवेश करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि होती है। अर्थात समझो कि हमारे देश के कुछ लोग अमेरिका गए, अमेरिका में काम धंधा करने लगे, तो वहाँ पर जो भी पैसा कमाते हैं उसका कुछ भाग अपने परिवार में भेजेंगे, प्लस और कमाएंगे तो अपने ही पैसे से वह भारत में भी निवेश करेंगे, भारत में भी उद्योगों में निवेश करेंगे, जिससे भारत के उद्योग विकसित होंगे, भारत का विकास होगा। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे देश में विदेशी मुद्रा की भी वृद्धि होगी, जिससे आर्थिक विकास भी देखने को मिलेगा। 1991 में आर्थिक सुधार के परिणाम स्वरूप स्थानांतरण की प्रक्रिया द्वारा देश में विदेशी पूंजी का प्रवाह सतत बढ़ता गया। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, 1991 में आर्थिक सुधार के बाद एक आर्थिक सुधार में एक घटक है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब है देश के अर्थतंत्र को विश्व के अर्थतंत्र के साथ जोड़ने की प्रक्रिया। अर्थात एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाएगा, एक देश के श्रमिक दूसरे देश में जाएंगे, एक देश की टेक्नोलॉजी दूसरे देश में जाएगी, एक देश का पैसा दूसरे देश में जाएगा। ये कब संभव हुआ? 1991 के आर्थिक सुधार के बाद। इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं ना, 1991 के आर्थिक सुधार के बाद हमारे देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई है, ऐसा, जिसके कारण भारत में तीव्र आर्थिक विकास देखने को मिला है। समझ में आया? अभी हमने पढ़ा था स्थानांतरण के सकारात्मक असर। कोई भी चीज़ है उसके लाभ है तो उसके हानि भी है। तभी आपने ये जाना ना कि स्थानांतरण के सकारात्मक असर क्या है, इसकी नकारात्मक असरों को भी जानो। स्थानांतरण की नकारात्मक असर, जिसमें पहला नंबर है अनियंत्रित शहरीकरण, दूसरा नंबर ढांचागत सुविधाओं का अपर्याप्त प्रमाण, तीसरा नंबर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और चौथा नंबर सामाजिक दूषण। चलो एक एक टॉपिक को समझते हैं अच्छे से। इसमें हमारा पहला नंबर है अनियंत्रित शहरीकरण। ओके, ग्रामीण विस्तारों से अल्प शिक्षित यानी जो कम पढ़े लिखे हैं, अकुशल एवं कम कौशल वाले गांव के गरीब व्यक्ति जब शहरों की ओर स्थानांतरण करते हैं उसी को शहरीकरण कहते हैं। ठीक है, अर्थात गांव के लोग शहरों में आएंगे, राइट, काम धंधा करने के लिए, तो शहरीकरण है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मतलब स्थानांतरण, और गांव से शहरों की तरफ आना मतलब शहरीकरण। तब उन्हें निजी आय के कारण शहर से दूर विस्तारों में अनिवार्य रूप से रहना पड़ता है। परिणाम स्वरूप अनियंत्रित शहरीकरण की समस्या का सर्जन होता है। सिंपल सी बात है, गांव के कुछ लोग शहर में आएंगे, काम धंधा मिलेगा, उनको देख के दूसरे लोग शहर में आएंगे, काम धंधा मिलेगा, उनको देख के और लोग शहर में आएंगे, काम धंधा मिलेगा। शहर के अंदर तो पहले से ही लोग थे, लेकिन गांव के ढेर सारे लोग और भी आ रहे हैं, अर्थात शहर के अंदर लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और शहर के अंदर जनसंख्या जब हद से ज़्यादा बढ़ती है उसी को बोलते हैं अनियंत्रित शहरीकरण। और जब जब शहर में अनियंत्रित शहरीकरण होता है तो शहर के विकास के साथ साथ शहर का विनाश भी होता है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं, जैसे प्रदूषण की समस्या। ठीक है,
तब उन्हें गंदी चालियों और झोपड़पट्टियों में रहने का अलावा कोई अन्य विकल्प भी नहीं होता। यानी इन शॉर्ट मैंने आपको अनियंत्रित शहरीकरण क्या है मैंने समझा दिया। नेक्स्ट इसमें है ढांचागत सुविधाओं का अपर्याप्त प्रमाण। ढांचागत सुविधा का मतलब है जैसे रेलवे सेवा, बैंक सेवा, बीमा सेवा, बिजली सेवा, ये सब सेवाएं ढांचागत सुविधा की सेवाएं हैं। ठीक है। अनियंत्रित शहरीकरण चालियों एवं गंदे आवासों के कारण पर्याप्त प्रमाण में पानी, बिजली, सड़क, शौचालय, शिक्षा, स्कूल, आरोग्य जैसी सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पाती है, जिसके कारण बीमारियों की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अर्थात अनियंत्रित शहरीकरण से उन्हें उन व्यक्तियों जो व्यक्ति गरीब हैं वह शहरों में जाते हैं, लेकिन शहरों में एकदम जो थर्ड क्लास प्लेस होता है वहाँ पर वह रहते हैं, गंदगी में रहते हैं, वहाँ पे शौचालय की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, स्कूल की सुविधा नहीं है, आरोग्य की सुविधा नहीं है। ऐसी जगह पे वो लोग रहते हैं जिसकी वजह से वो बीमार हो जाते हैं। बीमार होने के बाद उनकी मृत्यु भी हो जाती है, समस्याएं बढ़ जाती है भाई। इन विस्तारों में रहने वाले लोग अनेक गंभीर बीमारियों के शिकार भी बन जाते हैं। अर्थात ढांचागत सुविधाओं का अपर्याप्त प्रमाण। ठीक है, ये है नकारात्मक असर। उसके बाद है पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या। स्थानांतरण के कारण चालियों एवं गंदे आवासों, शौचालय एवं अपर्याप्त सुविधाओं तथा गंदे कचरे तथा आधुनिक ढंग से निकाल के कारण पर्यावरण के सामने प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही। सिंपल सी बात है, अनियंत्रित शहरीकरण जब हुआ तो उसके कारण प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि शौचालय की सुविधा नहीं है तो लोग शौच बाहर ही कर रहे हैं। अलग अलग सुविधाएं जो है वो लोगों को नहीं मिल रही है, जिससे लोग अपने आप को तो बर्बाद कर ही रहे हैं और उस जगह को भी बर्बाद कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? जिसका उदाहरण अहमदाबाद, अंकलेश्वर, सूरत, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली जैसे शहरों में देखा जा सकता है। ये सब बहुत बड़े शहर है, यहाँ पर स्थानांतरण बहुत ज़्यादा हुआ है और साथ ही साथ विनाश भी हो रहा है। प्रदूषण की समस्या यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा दिखाई देगी, गर्मी वर्मी तुम्हें यहाँ बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। किसकी वजह से? अनियंत्रित शहरीकरण की वजह से। उसी प्रकार से ध्वनि और पानी के प्रदूषण ने भी गंभीर समस्या पैदा की है। अनियंत्रित शहरीकरण के कारण ध्वनि प्रदूषण होगा, क्योंकि सभी के पास गाड़ियाँ होगी, सब लोग गाड़ियाँ चलाएंगे, हॉर्न बजेगा, आवाज़ आएगा। समझ में आ रहा है? और पानी के प्रदूषण की समस्या होगी, लोगों के अलग अलग प्रकार की एक्टिविटियों से जल गंदा होगा। ठीक है, ज़्यादा लोग रहेंगे तो 100% है कि पानी की समस्या उत्पन्न होगी, पानी प्रदूषण, जल प्रदूषण की भी समस्या उत्पन्न होगी। ठीक है। फिर है सामाजिक दूषण। गांव छोड़कर लोग शहरों में स्थानांतरण करते हैं, उन्हें उनकी अपेक्षा के अनुसार आय या रोजगार प्राप्त नहीं होता, इसीलिए इनमें से कुछ लोग चोरी करते हैं, लूट करते हैं, हिंसा करते हैं, असामाजिक प्रवृत्तियां अपनाते हैं। स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप लोगों के बीच भाषा, संस्कृति, रहन सहन इत्यादि के कारण सामाजिक संघर्ष की स्थिति का भी निर्माण होता है। सिंपल सी बात है, गांव के लोग शहर में आएंगे, वह शहरीकरण है। और शहर में आए हैं कि जो मुझे चाहिए वो मिल जाए, जैसा मुझे काम चाहिए वो मिल जाए, जितनी मुझे सैलरी चाहिए वो मिल जाए, क्योंकि इतनी सैलरी से ही मेरा काम चलने वाला है। और आ तो गए, लेकिन जो अपेक्षाएं थी वो पूरी हुई नहीं। तो इसमें से कुछ लोग घर्षण जैसी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि चोरी करना, लूट करना, हिंसा करना। समझ में आ रहा है ना? जिससे वहाँ का वातावरण शहर का खराब हो जाता है। समझ में आ रहा है? वहाँ की संस्कृति भी बदल जाती है, रहन सहन बदल जाता है इन लोगों की वजह से। ये भी एक समस्या है भाई। अब एक नोट है, इस चीज को समझो। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शहरी, एक मिनट, अपने यहाँ तक पढ़ा, अब ये नोट थोड़ा बाद में बताते हैं, पहले ये बताएंगे हम। ठीक है, नोट बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले शहरीकरण के बारे में जानते हैं क्या है। टॉपिक है हमारा शहरीकरण का अर्थ बताओ। ठीक है, स्थानांतरण टॉपिक हमारा टोटल कंप्लीट होता है। अब नवा टॉपिक आता है शहरीकरण। ग्रामीण विस्तारों से शहरी विस्तारों की ओर लोगों के होने वाले स्थानांतरण को शहरीकरण कहते हैं। शहरीकरण की परिभाषा एकदम आसान है, गांव के लोग शहर में आए तो शहरीकरण,
और स्थानांतरण में एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर जाए तो स्थानांतरण। देश के अंदर हो तो आंतरिक और देश के बाहर हो तो अंतरराष्ट्रीय। ठीक है। शहरीकरण में गांव से शहर। अब शहरीकरण की असरें समझेंगे। तो शहरीकरण की मुख्य दो असरें हैं, एक है सकारात्मक असरें और दूसरा नंबर है नकारात्मक असरें। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, शहरीकरण की सकारात्मक असरें। तो शहरीकरण की सकारात्मक असरें क्या है, ढांचागत सुविधाओं में बढ़ोतरी, गरीबी में कमी, सांस्कृतिक विकास, अत्याधुनिक आरोग्य विषयक सेवाएं, सामाजिक असर, आधुनिक विचारधारा, ऊंचा जीवन स्तर। एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे ढांचागत सुविधाओं में बढ़ोतरी। कौन सा असर पढ़ रहे हैं हम, सकारात्मक। तो शहरीकरण के सकारात्मक असर में पहला है ढांचागत सुविधाओं में बढ़ोतरी। और ढांचागत सुविधा मैंने आपको बताया, शिक्षा, आरोग्य, बैंकिंग, यातायात, संदेश व्यवहार, बीमा, बिजली, ये सब जो सेवाएं हैं उसे हम ढांचागत सुविधा कहते हैं। इसमें लगातार बढ़ोतरी होगी तो रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और इस तरह से शहरीकरण भी होगा। सिंपल सी बात है कि अलग अलग प्रकार की ढांचागत सुविधाओं का विकास होगा तो रोजगार के अवसरों का विकास होगा और रोजगार के अवसरों का विकास होगा तो शहरीकरण भी होगा। रोजगार में वृद्धि होने से लोगों की चीज वस्तु खरीदने की खरीद शक्ति में भी बढ़ोतरी होती है। समझ में आ गया ना। अर्थात ये सकारात्मक असर है, ढांचागत सुविधाओं में बढ़ोतरी, यह शहरीकरण का सकारात्मक असर है, जो अच्छी बात है। अब गरीबी में कमी, सकारात्मक असर में, शहरीकरण में सकारात्मक असर में गरीबी में कमी भी पढ़ेंगे। गरीबी और बेरोजगारी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, अर्थात व्यक्ति गरीब तो उसे बेरोजगारी बोलेंगे या व्यक्ति बेरोजगार तो गरीबी है। ठीक है। शहरीकरण में सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में बड़े पैमाने में रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी हो रही है जिससे गरीबी और बेरोजगारी घट रही है। ये शहरीकरण के कारण सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र का विकास तेजी से हो रहा है जिसकी वजह से रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं, लोगों को काम मिल रहे हैं तो लोगों की गरीबी बेरोजगारी क्या हो रही है, घट रही है। शहरीकरण के कारण सांस्कृतिक विकास भी हो रहा है। कैसे हो रहा है, शहरों में उच्च शिक्षा की तमाम सुविधाएं उपलब्ध होने से लोग शिक्षा के माध्यम से अपना विकास कर सकते हैं। शहरों में उच्च शिक्षा के तमाम सुविधाएं हैं जिससे लोग शहर में आते हैं, अच्छा खासा शिक्षा प्राप्त करते हैं, इंटेलिजेंट बनते हैं और उन्हें काम मिलता है और कमाते हैं। समाज को सांस्कृतिक समाज की स्थापना करने में अपना योगदान दे सकते हैं। यहाँ पर स्थापना आएगा, स्थापना। ठीक है। तो सांस्कृतिक विकास होगा शहरीकरण से। कैसे, शहर में लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आएंगे, अपना काम धंधा करेंगे, एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, सांस्कृतिक विकास होगा, सांस्कृतिक विकास होगा। ठीक है। फिर है अत्याधुनिक आरोग्य विषयक सेवाएं। शहरीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरी होने से शिक्षा के साथ साथ आरोग्य विषयक सुविधाओं की भी आवश्यकता पड़ती है। अर्थात शहरीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरी होने के से शिक्षा के साथ साथ आरोग्य विषय की सुविधाओं की भी आवश्यकता होती है। शहरीकरण तो हो गया, लोग गांव से शहर में आ गए, शिक्षित लोग हैं, काम धंधा कर रहे हैं, लेकिन बीमार उमार होंगे तो वहाँ पर आरोग्य विषयक सुविधा भी तो चाहिए। ठीक है। बीमार होंगे तो ठीक करने के लिए डॉक्टर चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में हॉस्पिटल प्रत्येक विस्तारों में देखने को मिलती है। अर्थात अच्छा खासा शहर है अहमदाबाद जहाँ पर आपको हर एक तरह की सुविधा मिलती है, अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी, ठीक है, आरोग्य विषयक सुविधा देखने को मिलती है। फिर सामाजिक असर, आधुनिक विचारधारा बदल जाती है, समाज का विकास भी होता है शहरीकरण से। गांव की अपेक्षा शहरों में शिक्षा एवं सांस्कृतिक विकास के कारण संदेश व्यवहार के उपकरण का उपयोग लगातार बढ़ता गया है। अर्थात गांव में से लोग शहर में आएंगे, शहर में लोग पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, सांस्कृतिक विकास करेंगे और साथ ही साथ शिक्षित होने के साथ साथ कम्युनिकेशन, संदेशा व्यवहार के लिए अलग अलग उपकरण, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, मोबाइल फ़ोन के अंतर्गत आने वाले अलग अलग एप्लीकेशन, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस सब का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे एक दूसरे से बातचीत करने के लिए। परिणाम स्वरूप उनकी वाणी, उनके बोलने का टेक्निक, उनका वर्तन, विचारधारा, रहन सहन
रीति रिवाज आदि में बदलाव आएगा, एक अलग ही संस्कृति की छवि दिखाई देगी। इसे बोलते हैं सामाजिक असर, आधुनिक विचारधारा। ऊंचा जीवन स्तर के बारे में जानते हैं। ऊंचा जीवन स्तर में क्या है कि शहरीकरण के कारण आय में वृद्धि होगी। आय में वृद्धि होगी तो ग्रामीण विस्तारों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा शहरों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊंचा दिखाई, क्योंकि गांव से लोग शहर में आएंगे। गांव के लोगों का जीवन स्तर शहरों के लोगों के जीवन स्तर से नीचा क्यों होगी? शहर में जो लोग हैं काम धंधा कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, हर चीज जो चाहिए उनको उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, ये तो विद्यार्थी मित्रों था सकारात्मक असर शहरीकरण का। मैंने बोला हर चीज का पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी है। सकारात्मक असर तो हमने जान लिया, अब हमें ये भी जानना पड़ेगा कि नकारात्मक असर कौन सा है भाई। शहरीकरण की नकारात्मक असर के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से पहला है आर्थिक असमानता, दूसरा है सामाजिक असमानता, तीसरा है गंदे आवास की समस्या, चौथा है कानून व्यवस्था की समस्या, पांचवा है आंतरिक ढांचागत सुविधाओं की समस्या और छठा है पर्यावरण के प्रदूषण की समस्या। अब एक एक टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्थिक असमानता। शहरीकरण नकारात्मक असरों में सबसे महत्वपूर्ण असर है आर्थिक असमानता। यानी शहरीकरण के नकारात्मक असर जितनी भी हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण किसको माना गया है? आर्थिक असमानता। जैसे कि जबकि दूसरी ओर ग्रामीण तथा शहरी विस्तारों में रहने वाले निरक्षर एवं गरीब श्रमिक वर्ग के होते हैं। आर्थिक असमानता का मतलब है एक तरफ शहर वाले लोगों के पास ज़्यादा पैसे, एक तरफ गांव वाले लोगों के पास कम पैसे, एक तरफ अमीरों के पास बहुत ज़्यादा पैसे और एक तरफ गरीबों के पास बहुत कम पैसे। इस तरह से देखा जाए तो अगर आज हमारे देश में आर्थिक असमानता उत्पन्न हुआ है तो उसका कारण है शहरीकरण। ठीक है, सामाजिक असमानता। आर्थिक असमानता के कारण सामाजिक असमानता भी देखने को मिलती है। शहरीकरण के कारण आर्थिक असमानता के साथ साथ सामाजिक असमानता भी दिखाई देती है। आर्थिक असमानता में जब ज्यादा पैसे वाले लोग होंगे तो उनका समाज अलग होगा, कम पैसे वाले लोग होंगे उनका समाज अलग होगा, एकदम गरीब होंगे तो उनका समाज अलग होगा। शहरों में रहने वाले धनिक और शिक्षित वर्ग और आधुनिक दृष्टिकोण रखता है। यानी शहरों में जो पढ़े लिखे लोग, मतलब जो पैसे वाले लोग हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं और अलग ही अपना समाज का निर्माण करते हैं। ठीक है, गंदे आवास की समस्या। शहरीकरण से गंदे आवास की समस्या, ये पॉइंट्स देखते हैं। गांव से शहरों की ओर स्थानांतरित होने वाले समाज का गरीब मजदूर वर्ग पैसों के अभाव में पक्के मकानों में रहने की आर्थिक क्षमता न होने के कारण उन्हें अनिवार्य रूप से शहर से दूर गंदी चालियों व कच्चे आवासों में रहने को मजबूर होना पड़ता है। अर्थात गांव से लोग शहरों में आते हैं पर उनके पास पैसे वैसे तो होते नहीं हैं, कमाने के लिए ही तो शहर में घुसते हैं। मकान उनके पास पक्के होते नहीं, खरीद सकते नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, भाड़े के मकान पे रहेंगे और कैसे जगह पे रहेंगे? चालियों में रहेंगे, झुग्गी में रहेंगे। ठीक है, जो एक प्रकार के गंदे आवास होते हैं, ये भी समस्या है शहरीकरण का। कानून व्यवस्था की भी समस्या। सिंपल सी बात है, कुछ लोग हैं तो कानून उनको संभाल रही है, ज़्यादा लोग हैं तो कानून भी संभालने में असमंजस में आ जाती है। अनियंत्रित शहरीकरण के कारण शहरों में जनसंख्या विस्फोट होने से अत्यंत उग्र स्वरूप धारण कर लिया है। उदाहरण, प्रति व्यक्ति वाहन की संख्या में उनके गुना वृद्धि होने से ट्रैफिक समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। अर्थात ट्रैफिक पुलिस है, गाड़ियाँ आ रही हैं तो कंट्रोलेशन कर रहा है। आज तो इतनी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं कि वह कंट्रोलेशन ही नहीं कर पा रहा है। तो सिंपल सी बात है, अनियंत्रित शहरीकरण से कानून व्यवस्थाओं की भी समस्या उत्पन्न होती है। अब पढ़ेंगे आंतरिक ढांचागत सुविधाओं की समस्या। ठीक है, आंतरिक ढांचागत सुविधा जैसे कि परिवहन की सुविधा, आरोग्य सुविधा, पक्की सड़क की सुविधा, पीने के दूषित पानी की समस्या, फिर उससे अनेक पानी जन्य रोगों की समस्या, बिजली की अपर्याप्त सुविधा, स्वच्छता से संबंधित समस्या इत्यादि, इन आंतर ढांचागत सुविधा उपलब्ध करवाने में व्यवस्था तंत्र पूरी तरह से निष्फल रहा है। आंतरिक ढांचागत सुविधा का मतलब कैसे है? ऐसी सुविधाएं जैसे कि आरोग्य की सुविधा, पक्की सड़क, पीने की पानी की सुविधा, ये सब सुविधा, बिजली की सुविधा, ये सब है आंतरिक ढांचागत सुविधा। लेकिन आंतरिक ढांचागत सुविधा लोगों को
कब पहुंचाया जाएगा? जब लोग कम होंगे। यहाँ तो लोग इतने सारे हो गए हैं कि सभी को आंतरिक ढांचागत सुविधा पहुंचाना संभव नहीं हो रहा है। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि अनियंत्रित शहरीकरण के कारण आंतरिक ढांचागत सुविधाओं की समस्या भी उत्पन्न हुई। सिंपल सी बात है, एक टैंक पानी है, 10 लोग पी रहे हैं, अब 1000 लोग हो गए, तो 1000 लोग हो गए तो 100 टैंक पानी की जरूरत पड़ेगी। वो 100 टैंक पानी कहाँ से आए? ये सब समस्या आ रही भाई। उसके बाद है पर्यावरण के प्रदूषण की समस्या। इसमें क्या पढ़ते हैं हम? शहर में औद्योगिकरण की मात्रा बढ़ने से, शहर में उद्योगों की मात्रा बढ़ने से प्रदूषण की भी मात्रा बढ़ती जा रही है। उद्योग का विकास हो रहा है, उद्योगों की संख्या बढ़ रही है, धुएं निकल रहे हैं, गंदे कचरे निकल रहे हैं, गंदे कचरे पानी में जा रहे हैं, धुएं जाके हवा में मिल जा रहे हैं, तो प्रदूषण तो हो ही रहा है ना। गंदगी की गंभीर समस्या भी उत्पन्न हो रही है। सिंपल सी बात है, उद्योगों के कारण वायु प्रदूषण भी देखने को मिलता है, ठीक है, जिसके कारण अनेक बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। आगे देख, शहरीकरण की समस्या को कम करने के उपाय बताइए। तो शहरीकरण की समस्या को हल करने के उपाय निम्नलिखित हैं भैया। पहला नंबर है नीति विषयक कदम, दूसरा नंबर है रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी, उसके बाद है ढांचागत सुविधाओं में सुधार करना, उसके बाद है शिक्षा और आरोग्य की सुविधाएं, उसके बाद है गृह तथा छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करना, फिर गाँव में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, फिर संचालन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना। ये है शहरीकरण की समस्या को हल करने के उपाय। इसको पढ़ने से पहले हम एक शहरीकरण का नोट जो छोड़ दिए थे, उस नोट को हम पढ़ लेते हैं, जरूरी है वो नोट। ये नोट देखते हैं, शहरीकरण के लिए स्पेशल बना है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। अर्थात देश में आज़ादी के पहले शहरीकरण नहीं होता था, आज़ादी के बाद हुआ, क्योंकि आज़ादी के पहले उतने शहर नहीं थे, और थे भी तो गांव भी समृद्ध थे, कहने का मतलब खेती वेती अच्छा खासा होता था। लेकिन 1991 के आर्थिक सुधार के बाद देखा जाए तो शहरीकरण ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ा। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद शहरीकरण में तीव्र गति से वृद्धि हुई। इस सांख्यिकी जानकारी को नीचे दर्शाया गया है। इस प्रकार से शहरीकरण की प्रक्रिया स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती। देखो भैया, भारत में शहरीकरण का झुकाव 1961 में 17.97, 71 में 19.91, 81 में 23.84, 91 में 25.32, 2001 में 27.86, 2011 में 31.36। यानी देखा जाए हर 10 साल के अंदर शहरीकरण की जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। उपरोक्त आंकड़ों का अभ्यास करने पर कहा जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 37.7 करोड़ लोग शहरों में निवास करते थे 2011, ठीक है, जिसका यह अर्थ है कि 2011 में 31.16%, लगभग 32% शहरी विस्तारों में जनसंख्या निवास कर। 2011 में 32% जनसंख्या शहरों में। अभी तो 2011 के बाद 21 आया, अभी चल रहा है वर्तमान में 25। सोचो अब कितना हुआ होगा, बहुत ज़्यादा हो गया होगा, ठीक है। ये नॉर्मल नोट था जो जानना आपको बहुत ज़रूरी था। उसके बाद आगे चलते हैं हम कि भाई शहरीकरण की समस्या को हल करना है तो उसके लिए नीति विषयक कदम सरकार का कदम है। पहला नंबर है नीति विषयक कदम, 10 लाख से अधिक संख्या यानी जनसंख्या रखने वाले शहरों में नए उद्योगों की स्थापना पर नियंत्रण करना। अर्थात जिस शहरों में व्यक्ति की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो गई, उस शहर में कोई भी उद्योगों का स्थापना नहीं किया जाएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। लोगों से तो प्रॉब्लम हो ही रहा है, उद्योगों से भी हो ही रहा है, उद्योग और बढ़ेंगे तो और प्रॉब्लम होगा। भारत सरकार ने शहरीकरण की ऐसी नीति अपनाई है जिससे बड़े शहर और अत्यधिक बड़े शहर न बने और छोटे तथा मध्यम कद के नगर राज्य या प्रदेशों के रूप में विकसित हो। अब सरकार ने शहरीकरण के लिए एक ऐसी नीति बनाई है जिससे शहर अगर बड़ा है, चलो सही बात है बड़ा है, लेकिन और ज्यादा बड़ा ना बने। इस नीति के अंतर्गत छोटे नगर, मध्यम कद के नगर राज्य में ज्यादा से ज्यादा विकसित हो, सरकार का ऐसा प्लान है, ठीक है। उसके बाद रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी करेगी तो शहरीकरण तो नहीं होगा भाई। अब गांव में रोजगार के अवसर अगर लोगों को मिले तो लोग शहर में क्या करने आएंगे भाई?
शहरीकरण की नकारात्मक असरों को कम करने और शहरीकरण की समस्याओं को हल करने के लिए शहर में रोजगार के अवसरों का सृजन करना चाहिए सरकार को। विस्तार बढ़ाकर इन कार्यक्रमों का अधिक से अधिक लाभ शहरों में रहने वाले गरीब वर्ग तक पहुंचाना। यानी शहरीकरण के नकारात्मक असरों को कम करने के लिए सरकार ने अलग अलग समस्याओं को हल करने के लिए स्वरोजगार के अवसर का सृजन किया है। जैसे गांव के लोग हैं तो गांव में उनको रोजगार मिले तो शहरों की तरफ ना आए, ठीक है। और इन कार्यक्रमों का अधिक से अधिक लाभ शहरों में रहने वाले गरीब वर्ग तक भी पहुंचे। दूसरी तरफ ये भी बोल सकते हैं कि शहर में जो गरीब लोग हैं जिन्हें काम धंधा नहीं मिला उन्हें भी काम धंधा मिले, ठीक है। वो भी गंदे आवास में ना रहे, वो भी गंदगी में ना रहे, ना गंदगी फैलाए, जिससे खुद स्वस्थ रहेंगे और शहर को भी स्वस्थ रखेंगे, ठीक है। ढांचागत सुविधाओं में सुधार करना। ढांचागत सुविधाओं में सुधार करना, शहर में पानी, रास्ते, यातायात, संदेशा व्यवहार जैसी ढांचागत सुविधाएं शहर के सीमांत लोगों तक पर्याप्त प्रमाण में पहुंचना, गंदी असुविधा युक्त चालियों में रहने वाले गरीबों के लिए अधिक से अधिक मकान बनाने की योजना को विकसित किया जा रहा है। ढांचागत सुविधाओं में सुधार का मतलब है शहर में जहां जहां पानी, रास्ता, यातायात, संदेशा व्यवहार की सुविधाएं नहीं है वहां पर सरकार वो सब सुविधाएं ला रही है। साथ ही साथ जो लोग गंदी जगह पर रह रहे हैं, असुविधा युक्त जगह पे रह रहे हैं जहां पर ढांचागत सुविधाएं नहीं है, सरकार उनके लिए मकान बनवा रही है, उनको कम से कम पैसे में मकान दे रही है। एकदम जो गरीब हैं उनको फ्री में भी मकान आवंटित कर रही है, जिससे एक अच्छे शहर का निर्माण हो, ठीक है। शिक्षा और आरोग्य की सुविधाएं, शहर का सुखी वर्ग शिक्षा और आरोग्य सरलता से प्राप्त कर सकता है, क्योंकि शहर में लोग कमा धमा रहे, पैसा वैसा है, ठीक है। शहर का दुखी गरीब वर्ग पर्याप्त प्रमाण में शिक्षा और आरोग्य की सुविधा से अभी भी वंचित है, तो सरकार उनके लिए भी बहुत सारी सुविधाएं ला रही है और ला भी रही है, लाई भी है, जिससे गरीब वर्ग को भी काम मिले, गरीब वर्ग को भी आरोग्य मतलब चिकित्सालय अर्थात चिकित्सा सुविधा में उन्हें बहुत सारा राहत दिया जाता है। इसे बहुत सारे ऐसे कार्ड्स प्रधानमंत्री के अंतर्गत है जिस कार्ड के तहत फ्री में इलाज होता है, आयुष्मान कार्ड। ऐसा इस प्रकार से सरकार गरीबों की भी मदद कर रही है। गृह तथा छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास, सिंपल सी बात है, अगर लोगों को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहते हो, भारत के हर एक व्यक्ति को रोजगार अगर दिलाना चाहते हो, तो बड़े उद्योगों से कुछ होने वाला नहीं है, गृह तथा छोटे उद्योगों के विकास से ही होगा। शहर में बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ साथ उनके पूरक गृह तथा छोटे पैमाने के उद्योगों का भी अधिक से अधिक विकास करना चाहिए। छोटे पैमाने और गृह उद्योगों से ही लोगों को अच्छे खासे काम मिलते हैं, ठीक है। समझ में आया? 5 पॉइंट्स हमारे थे, ये 5 पॉइंट्स हुए। छठा नंबर पॉइंट हमारा है गांव में आधारभूत सुविधाओं का विकास। ये आगे पीछे पॉइंट हो गया, पहले आपने 5वां पॉइंट सीखा ना, छठा पॉइंट पहले देख लो। गांव में आधारभूत सुविधाओं का विकास, ग्रामीण विस्तारों में शिक्षा, आरोग्य, यातायात, संदेश व्यवहार, रास्ते, बिजली इत्यादि सुविधा को अधिक से अधिक प्रमाण में शहरीकरण की समस्याओं को सरल बना। गांव में आधारभूत सुविधा का विकास अर्थात गांव के अंदर जब सभी प्रकार की आधारभूत सुविधा अर्थात शिक्षा की सुविधा, आरोग्य की सुविधा, यातायात की सुविधा, संदेशा व्यवहार की सुविधा, रास्ते की सुविधा, बिजली की सुविधा अगर गांव में होगी तो गांव के लोग गांव में ही रहेंगे, शहर में नहीं आएंगे, तो शहरीकरण रुकेगा भाई। शहरों पर अति जनसंख्या का बोझ को कम करने के लिए काफी ज्यादा मदद मिलेगी। अगर गांव में हर एक सुविधा दोगे तो गांव के लोग शहर में नहीं आएंगे भाई। संचालन व्यवस्था को सुदृढ़ करना, सिंपल सी बात है, गांव के लोग गांव में काम करेंगे, शहर के लोग शहर में काम करेंगे, तो गांव की पुलिस गांव के लोग को हैंडल करेगी, शहर की पुलिस शहर के लोगों को हैंडल करेगी। अर्थात एक नीति नियम बनेगा ना तो परफेक्ट चलेगा। शहरीकरण की नकारात्मक असरों में देखा कि शहरीकरण के कारण कानून और व्यवस्था की स्थिति का स्तर जो गिरता जा रहा था,
जिससे शहरों में अनेक समस्याओं को जन्म दिया। अर्थात अनियंत्रित शहरीकरण से शहरों में जनसंख्या बढ़ने के कारण कानून और व्यवस्था की स्थिति का स्तर गिर रहा था, पालन ही नहीं हो पा रहा था, शहरों में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, जिससे संचालन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने हर एक संभव कदम उठाए हैं, जिससे शहरीकरण कम हो। अब शहरीकरण कम होगा, हर जगह जनसंख्या लिमिट में होगी, तो वहां पर संचालन व्यवस्था भी मजबूत रहेगा। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, एक पॉइंट्स और है, ये 7वां है। एक मिनट है, ये भी पॉइंट्स डाल दो। शिक्षा का महत्व, 1 मिनट। हमारे ये जो नीति विषयक कदम रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी, ढांचागत सुविधाओं में सुधार, शिक्षा और आरोग्य की सुविधाएं, गृह तथा छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास, गांव में आधारभूत सुविधाओं का विकास और संचालन व्यवस्था को सुदृढ़ करना, इतने पॉइंट्स तो हमारे पूरे हो ही गए। ठीक है ना, देख लो ये सब पॉइंट्स तो हमारे पूरे हो ही गए 7 नंबर तक ना। अब नवा टॉपिक हमारा चालू हो रहा है, वो नवा टॉपिक है, थोड़ा आगे पीछे हो गया पीडीएफ। नवा टॉपिक है हमारे ये ना। ठीक है, चलो इसको सर्व कर देते हैं। नवा टॉपिक हमारा है, इसका नाम है शिक्षा का महत्व। शिक्षा का महत्व। तो शिक्षा यह सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। मानव पूंजी निवेश अर्थात व्यक्ति में रही हुई शारीरिक और मानसिक शक्तियों के विकास के लिए किया गया पूंजी निवेश। तो सबसे पहले यह है कि शिक्षा यह सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। अर्थात एक शिक्षित व्यक्ति बनने के लिए सबसे पहले हमें शिक्षा को सीखना पड़ता है, और अगर हम शिक्षा को सीख लेंगे तो दूसरे को सिखा के भी उसे शिक्षित बना सकते हैं। मानव पूंजी निवेश अर्थात व्यक्ति में रही हुई शारीरिक और मानसिक शक्तियों के विकास के लिए किया गया पूंजी निवेश। कोई भी व्यक्ति पूंजी निवेश करता है और उससे पैसा कमाता है, समझ लो वो व्यक्ति कैसा है, शिक्षित है। शिक्षा, तालीम यानी प्रशिक्षण, संशोधन इत्यादि सेवाओं पर किए जाने वाले पूंजी निवेश को मानव का पूंजी निवेश भी कहा जा सकता है। अर्थात पूंजी निवेश के लिए शिक्षा बहुत अनिवार्य है। शिक्षा, तालीम, संशोधन, टेक्नोलॉजी, ज्ञान और कौशल का स्तर विकास को प्रभावित करता है। अर्थात जिस देश में व्यक्ति शिक्षित होंगे, जिस देश में व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिस देश में अलग अलग संशोधन होते हैं, जिस देश में टेक्नोलॉजी होता है, जिस देश में ज्ञानित और कौशल व्यक्ति होते हैं, ऐसे देश विकास की दृष्टि से बहुत सर्वश्रेष्ठ भी कहे जाते हैं। अर्थात देश के विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक है मानव संसाधन। मानव एक संसाधन है, अगर सकुशल मानव होगा तो देश का विकास भी होगा। शिक्षा आर्थिक विकास को असर करने वाला सबसे महत्वपूर्ण परिबल माना जाता है। अर्थात आज जितने भी देश विकसित देश है वह देश शिक्षित है, जितने भी देश विकासशील देश है वो भी शिक्षित है, बट शिक्षित उतने नहीं है जितने विकसित देश वाले हैं। तो सिंपल सी बात है, देश को आगे ले जाने के लिए, देश का विकास करने के लिए, देश को विकसित करने के लिए शिक्षा बहुत ही अनिवार्य तत्व है। शिक्षा के द्वारा क्या किया जा सकता है ये भी जानो। व्यक्ति अधिक ज्ञान प्राप्त करता है जिससे वह ऊंचे पद के लिए योग्य बनता है, परिणाम स्वरूप उसके जीवन स्तर में सुधार होता है। शिक्षा की सहायता से व्यक्ति ज्ञानी होता है, शिक्षा की सहायता से व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके अधिक ऊंचा पद हासिल करता है और अपने आप को योग्य बनाता है और अपना जीवन स्तर भी अच्छा खासा करता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में विचारों के आदान प्रदान करने और शक्ति की आत्मविश्वास का संचार भी होता है। अगर व्यक्ति शिक्षित है तो उसका कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छा होगा, उसके अंदर एक आत्मविश्वास, एक अपना एक पर्सनल एटीट्यूड होगा। शिक्षा के द्वारा समाज के विभिन्न क्षेत्रों से विकास के लिए मिलने वाले अवसरों का उपयोग करने में सक्षम बनता है। अर्थात अगर व्यक्ति शिक्षित है, ढेर सारे व्यक्ति शिक्षित है, तो वे सारे व्यक्ति एक साथ मिलकर एक शिक्षित समाज का निर्माण भी करेंगे। शिक्षा के द्वारा
व्यक्ति स्वयं को लाभदायी हो ऐसे निर्णय भी ले सकता है। अर्थात शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के लिए कौन से कार्य सही है, कौन से कार्य गलत है, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को उन सब का भी नॉलेज मिलता है। ठीक है, फिर औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों की उत्पादक में बढ़ोतरी भी की जा सकती है शिक्षा के द्वारा। शिक्षा के द्वारा स्वच्छता और आरोग्य विषयक जागृति भी लाई जा सकती है। अर्थात व्यक्ति शिक्षित हो तो व्यक्ति बहुत कुछ समाज में परिवर्तन ला सकता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को पर्यावरण के नुकसान के सही समझ देने का संतुलित विकास तथा जमीन की उत्पादकता बनाए रखने के लिए शिक्षा में बढ़ोतरी भी अनिवार्य है। अर्थात शिक्षा के द्वारा हम संपोषित विकास कर सकते हैं, हम संतुलित विकास कर सकते हैं, शिक्षा के द्वारा हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। सिंपल सी बात है, शिक्षित समाज ही देश का विकास कर सकती है, शिक्षित समाज ही हर एक प्रकार की समस्याओं का समाधान भी कर सकती है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारत में शिक्षा की स्थिति का विस्तृत चर्चा करते हैं। भारत एक विकासशील देश है। भारत में शिक्षा, इतना जाने शिक्षा के बारे में, भारत की शिक्षा के बारे में जानो। हमारे देश में शिक्षा की सुविधा सरकार एवं निजी क्षेत्र के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। यानी हमारे देश के अंदर शिक्षा की सुविधा सरकार के द्वारा, साथ ही साथ निजी, यानी हमारे देश में दो प्रकार की स्कूलें हैं, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल। भारत में बालकों की उम्र को ध्यान में रखकर शिक्षा के विभिन्न सोपान हमारे देश में बनाए गए हैं। जैसे प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5, उच्च प्राथमिक शिक्षा कक्षा 6 से 8, माध्यमिक कक्षा 9 से 10, उच्च माध्यमिक कक्षा 11-12, कॉलेज या उच्च शिक्षा 12वीं प्लस। इसके अतिरिक्त 8 प्लस के बाद ITI की शिक्षा प्राप्त करने, व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करना, ये हमारे भारत का शिक्षा का कैटेगराइजेशन है। ठीक है, हमारे कानून में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को प्राथमिक शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए, और हमारे देश में मिल भी रही है। अर्थात पहली से लेके देखा जाए तो 10वीं तक मुफ्त शिक्षा, 12वीं तक भी मिल रही है। शिक्षा देने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को निभानी है, ऐसा स्पष्ट आदेश दिया गया है। अर्थात हर एक राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने स्पष्ट दिया है आदेश कि भाई 6 से लेके 14 साल, अर्थात 1 से लेके 10वीं तक या 11वीं-12वीं तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। सरकारी स्कूलों में मिल रही है। 2013-14 में भारत में प्राथमिक स्कूलों की संख्या 1.4 लाख थी, जिसमें 7.7 लाख शिक्षक कार्यरत थे। 2013-14 में भारत में प्राथमिक स्कूलों की संख्या कितनी थी? 1.4 लाख सरकारी स्कूल, जिसमें 7.7 लाख शिक्षक कार्यरत थे। 2013-14 में प्राथमिक शिक्षा में बालकों की संख्या का अनुपात 93% था, यानी ज्यादातर सरकारी स्कूल में ही बच्चे पढ़ते थे। 29% बालक 5वीं कक्षा के अभ्यास पूर्ण करने के पहले ही साला से निकल जाते हैं। ये भी चीज जानो, हमारे देश में ये भी प्रॉब्लम है कि 29% बालक देश में ऐसे हैं जो 5वीं कक्षा तक ही पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, जो बहुत ही दयनीय बात हो गई है। ठीक है, हमारे देश के विकास का यह अवरोधक तत्व माना जाएगा, क्योंकि ऐसे बालक देश का विकास नहीं कर सकते हैं। उन्हें भी पढ़ाने का अवसर, अगर उन्हें कोई दिक्कत परेशानी है, समस्या है, तो सरकार को हेल्प करनी चाहिए, सरकार करती है। एक टेबल जानते हैं साक्षरता का प्रमाण। भारत में साक्षरता का प्रमाण प्रतिशत में, और एक तरफ गुजरात में हम रहते हैं, गुजरात के बारे में जानते हैं। 1981 में भारत में साक्षरता का प्रमाण 43.57, गुजरात में 44.52। अच्छा, 1951 में पूरे भारत में 52.21 और तो गुजरात में 61.29। 2001 में 64.83, गुजरात में 69.14। 2011 में 74.04 और गुजरात में 79.31। तुलना किया जाए तो भारत के एवरेज के हिसाब से गुजरात तो बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक चेंज। आरोग्य का अर्थ और उसका महत्व। आरोग्य का मतलब होता है स्वास्थ्य। ठीक है, आरोग्य किसे कहते हैं जानते हैं। केवल रोगों की अनुपस्थिति या शारीरिक शक्ति को ही आरोग्य या स्वास्थ्य नहीं कहा जा सकता, बल्कि व्यक्ति के संपूर्ण भौतिक,
मानसिक और सामाजिक कल्याण को भी आरोग्य कहा जा सकता है। सिंपल सी बात है, जो लोग मतलब रोगियों की अनुपस्थिति या शारीरिक शक्ति को ही आरोग्य नहीं कहते हैं, अर्थात किसी को कोई बीमारी है, ठीक है, तो उसे आरोग्य की सुविधा चाहिए, किसी को बीमारी नहीं है तो उसे आरोग्य की सुविधा नहीं चाहिए, किसी का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, किसी का खराब है। आरोग्य सिर्फ इन्हीं शब्दों से नहीं जुड़ा हुआ है कि रोग है, रोग नहीं है, शरीर स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ नहीं है, बल्कि आरोग्य व्यक्ति के भौतिक, व्यक्ति के मानसिक, व्यक्ति के सामाजिक कल्याण के साथ भी जुड़ा हुआ है। सबसे पहले है आरोग्य का महत्व। आरोग्य के महत्व में जानेंगे। अंग्रेजी में कहावत है कि शिक्षा मन को तंदुरुस्त बनाती है, तो आरोग्य या स्वास्थ्य तन को तंदुरुस्ती प्रदान करता है। शिक्षा मन को तंदुरुस्त बनाती है, तो आरोग्य ये तन को तंदुरुस्ती प्रदान करता है। अगर आप स्वस्थ हो तो शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, अगर आप स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे नहीं हो तो आपका मानसिक दृष्टि भी अच्छा नहीं है, शारीरिक दृष्टि भी अच्छा नहीं है। आप किसी भी दृष्टि से खराब हो, जैसे कि मानसिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से, तो आप शिक्षित नहीं बन सकते हो, ठीक है। जिन श्रमिकों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और वे बार बार बीमार पड़ते हैं, तो उसकी सीधी असर उत्पादन और उत्पादकता पर पड़ता है। सिंपल सी बात है, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, बार बार बीमार हो रहे हैं, तो खुद का ही विकास नहीं कर पाएंगे। जब खुद का विकास नहीं कर पाएंगे तो देश का विकास कहां से होगा। श्रमिकों के आरोग्य में सुधार होने से अपने आय के देश कुल उत्पादन में वृद्धि दिखाई देता है। अर्थात सिंपल सी बात है, देश के मानव अगर स्वस्थ है और मस्त हैं तो वे अपना विकास करेंगे, उनके विकास के साथ साथ देश का भी अच्छा खासा विकास होगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला है संतुलित आहार और दूसरा नंबर है चिकित्सा सुविधा। व्यक्ति को संतुलित आहार मिलना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को उसके आहार में सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलने चाहिए, और साथ ही साथ व्यक्ति को अगर कोई बीमारी होती है तो उसकी बीमारी के लिए उसे उस तरह की चिकित्सा सुविधा भी मिलनी चाहिए समय के साथ। लोगों के आरोग्य की स्थिति जानने के लिए औसत आयु एक महत्वपूर्ण मापदंड माना जाता है। जिस देश की औसत आयु सबसे अधिक है वह देश आरोग्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा औसत आयु नॉर्वे का है। तो नॉर्वे मानव विकास आंक की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, अपेक्षित आयु की दृष्टि से नंबर 1 पर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। 1951 में भारत के लोगों की औसत आयु 32 वर्ष थी, जो संतुलित और पौष्टिक आहार और चिकित्सा सुविधा के कारण बढ़कर 2011 में 63.5 वर्ष हो गया। 1951 में भारत के लोगों की औसत आयु 32 वर्ष थी, ठीक है, जो संतुलित आहार और पौष्टिक आहार चिकित्सा सुविधा मिलने के बाद 2011 में 32 वर्ष से 63.5 वर्ष हो गई। बहुत अच्छी बात है। अब पढ़ते हैं, भारत में आरोग्य की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। वर्तमान में देश की कुल जनसंख्या का 70% लोग ग्रामीण विस्तारों में निवास करते हैं। कुल अस्पताल का 5वें भाग जितना अस्पताल ग्रामीण विस्तारों में है। अगर 5 अस्पताल अगर देखा जाए तो शहर में है तो गांव में 1 है, और जनसंख्या ज्यादा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रामीण लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही, जिससे ग्रामीण एवं शहरी विस्तारों में मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। ग्रामीण विस्तारों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधा जैसे कि बाल रोग, स्त्री रोग, आंखों के डॉक्टर, एमडी, एमएस जैसी डिग्री प्राप्त चिकित्सक का अभाव होने से ग्रामीण व्यक्ति इन सेवाओं का योग्य समय पर लाभ नहीं प्राप्त कर सकता है, वंचित रह जाता है। गांव की आरोग्य व्यवस्था शहरों की तुलना में बहुत खराब है। स्वस्थ माता पिता बिना बालक का जन्म नहीं हो सकता। स्वस्थ बालक का जन्म नहीं हो सकता। अगर माता पिता स्वस्थ है तो बालक भी स्वस्थ होगा, माता पिता स्वस्थ नहीं तो बालक भी स्वस्थ नहीं हो। इस प्रकार स्वास्थ्य बहुत ही जरूरी चीज है। भारत में 15 से 49 वर्ष की आयु वाली स्त्रियों में से 50% स्त्रियां पौष्टिक आहार के अभाव में
लौह तत्व के कमी के कारण एनीमिया जैसे रोग दिखाई पड़ते। अर्थात भारत में 15 से 49 वर्ष की आयु वाली स्त्रियां जो बच्चे को जन्म देती हैं, उसमें से 50% स्त्रियां ऐसी हैं जिनको पौष्टिक आहार में लौह तत्व की कमी है, अर्थात उन्हें लौह तत्व नहीं मिलता है। इस प्रकार वह स्त्रियां एनीमिया जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित है, जिनमें से 19% मृत्यु की शिकार हो जाती है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार के कुल खर्च का 4.4% खर्च आरोग्य पर किया जाता है। विश्व बैंक बोलता है भारत सरकार कुल खर्च का सिर्फ 4.4% खर्च आरोग्य पर करता है, जबकि अमेरिका 20.3% करता है, चीन 12.5% करता है। बहुत गलत बात है। भारत कुल खर्च का सिर्फ और सिर्फ 4.4% आरोग्य पे करता है, वो भी ज्यादा खर्च शहरों में, गांव में तो बहुत कम। ओके विद्यार्थी मित्रों, आगे पढ़ेंगे हम टिप्पणी बिजली के बारे में भी जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? बिजली के बारे में। बिजली आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण चालक बल बिजली को कहा जाता है। अर्थात देश के विकास के लिए बिजली बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। ग्रामीण एवं शहरी विस्तारों में तीव्र विकास के लिए बिजली का महत्व है। अर्थात चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वह शहरी क्षेत्र हो, अगर उसका विकास करना चाहते हो तो सबसे पहले वहां पर पहली सुविधा बिजली की होनी चाहिए। ग्रामीण विस्तारों में कृषि के लिए, सिंचाई के लिए, गृह और छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए बिजली बहुत ही उपयोगी है, और ये सब बिजली पर आधारित है। शहरों में औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के विकास के लिए बिजली बहुत ही उपयोगी है। शहरों में उद्योगों के विकास के लिए, सेवा क्षेत्र के विकास के लिए बिजली आवश्यक है। भारत में बिजली की उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 1950-51 में देखा जाए 2300 मेगावाट थी, जो जुलाई 2009 में बढ़कर 1,54,574 मेगावाट हो गई। इस प्रकार 1951 से 2011-12 के 61 वर्षों में बिजली के उत्पादन में अनेक गुना वृद्धि हुई। विश्व में सबसे अधिक बिजली उत्पादन करने वाले देशों में भारत का स्थान 7वें नंबर पर आता है। भारत में बिजली 4 स्वरूप में पैदा की जाती है। एक थर्मल पावर अर्थात कोयले के द्वारा, हाइड्रो पावर पानी के द्वारा, न्यूक्लियर पावर परमाणु के द्वारा, और अन्य में आएगा पवन चक्की, बायोगैस और सूर्य ऊर्जा के द्वारा। कुल उत्पादन में बिजली का उपयोग देखो, बिजली का उपयोग 2012-13 आवास में 22%, कृषि में 18%, उद्योग में 45%, यातायात में 2%, अन्य बिजली वहन में 13%। इस तरह से कुल मिला के हो गए 100। यानी सबसे ज्यादा किस में हो रहा है? तो सबसे ज्यादा उद्योग में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है भारत में रेलवे के विकास को संक्षिप्त में समझाओ। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, रेलवे का विकास। फिर पेट्रोलियम भी है इसके अंदर, थोड़ा भी बाकी है, ज्यादा नहीं बाकी, थोड़ा बहुत बाकी है। यातायात के क्षेत्र में रेलवे का विकास क्रांतिकारी माना जाता है। यानी यातायात के क्षेत्र में जितने भी विकास हुए, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा क्रांतिकारी विकास रेलवे का है। भारत में रेलवे का विकास ब्रिटिश ने अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर किया था। अर्थात भारत में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत ब्रिटिशर ने की, कमाने धमाने के लिए ये लोग ने चालू किया था। भारतीय रेलवे का प्रारंभ अंग्रेजों के शासन के दौरान 16 अप्रैल 1853 के दिन मुंबई से थाना के बीच 22 मील की दूरी, लगभग 34 किलोमीटर की अंतर पर हुई थी। सबसे पहले भारत में रेलवे की स्थापना ब्रिटिश ने की 16 अप्रैल 1853। सबसे पहले रेल मुंबई से थाना चली, 22 मील यानी 34 किलोमीटर। वर्तमान में पूरे एशिया खंड में भारत प्रथम स्थान और विश्व के चौथे नंबर में सबसे बड़ा नेटवर्क भारतीय रेलवे के पास है। वर्तमान में पूरे एशिया खंड में भारत रेलवे में पहले नंबर पर है और विश्व में चौथे नंबर पर है। रेलवे भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक साहस माना जाता है। इससे भारत को बहुत ही पैसा मिलता है। आज लगभग 14 लाख से भी अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाता है रेलवे। रेलवे के विकास से भारत के विदेश व्यापार को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन मिला है। रेलवे के विकास से भारत के विदेश व्यापार को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन मिला है। रेलवे यात्रा अधिक से अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित हो, उस उद्देश्य से उसका आधुनिकीकरण किया जा रहा है। अर्थात रेलवे में और भी सुविधाएं सरकार करती जा रही है। रेलवे स्टेशन एवं प्लेटफॉर्म को भी आधुनिक सुख सुविधाओं से बनाया जा रहा है। रेलवे के डिब्बों को भी आधुनिक सुख सुविधाओं द्वारा
बनाया जा रहा है, जिसमें यात्रा आरामदायक एवं सुविधापूर्ण बनी रहे। ठीक है, अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है बस पेट्रोलियम। बहुत बड़ा चैप्टर था भाई। पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम ऊर्जा के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में पेट्रोलियम पैदाश को माना जा सकता है। ठीक है, यानी ऊर्जा के बहुत सारे महत्वपूर्ण स्रोत है, उसमें पेट्रोलियम भी है। वाहन के चालक बल के रूप में उसका असाधारण महत्व भी है। आधुनिक टेक्नोलॉजी सामान्य रूप से पेट्रोलियम पैदाश पर ही निर्भर है। भारत में पेट्रोलियम पैदाश बहुत कम पाया गया है, जिसकी वजह से हमें पेट्रोलियम का आयात करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। औद्योगिकरण में तीव्रता आने से पेट्रोलियम पैदाशों की मांग में बढ़ोतरी हुई है। अर्थात शॉर्टकट में बोले तो भारत में उद्योगों का विकास होने से भारत पहले की तुलना में अभी वर्तमान में ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल खरीद रही है। यातायात की सुविधाओं को तेजी से विकास होने के कारण माल का हेर फेर करने वाले वाहन तथा निजी वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी होने से पेट्रोलियम पैदाशों की मांग में वृद्धि हो रही है। भारत में सर्वप्रथम असम में खनिज तेल का भंडार पता चला था। ठीक है, वर्ष 1959 में ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की स्थापना की गई। ओएनजीसी की स्थापना 1959 में की गई। बाद में उसे निगम के रूप में दे दिया गया, राइट ना। बदले में जैसे कि कमीशन है तो वो कॉरपोरेशन हो गया, यानी सरकार को सौंप दिया गया। प्राकृतिक गैस को भी खनिज तेल का स्रोत माना जाता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग बढ़ने से पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सका है। अर्थात देखा जाए तो पेट्रोल के जगह पे अब प्राकृतिक गैस का यूज़ किया जा रहा है, जिससे पेट्रोल से प्रदूषण ज़्यादा होता था, अब प्राकृतिक गैस से भी होता है बट उसकी तुलना में तो कम होता है। विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारा ये काफ़ी बड़ा चैप्टर था जो पूरा हो रहा है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैप्टर था इकोनॉमिक्स का। हमारा पाठ नंबर था ये 11, जिसका नाम भारतीय अर्थतंत्र में नई समस्याएं होता है पूरा। आपको अच्छे से समझ में आएगा। और विद्यार्थी मित्रों, अगर हमारे चैनल्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन पर क्लिक करोगे, जितने भी हिंदी माध्यम के मैं वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन आपकी यूट्यूब पे मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। सबका साथ सबका विकास। इसी के साथ जय हिंद, राधे राधे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।